हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम स्वदेशी मूवमेंट एंड मुस्लिम लीग इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई लाल बाल पाल। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो देखिए, लाल बाल पाल जो थे, ये सब आप सबको याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन सब के बारे में डिस्कस किया था कि ये आईएनसी में मॉडरेट ग्रुप के लीडर्स थे, है ना। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि ये किस आंदोलन से, मतलब इनको किस आंदोलन के लिए जाना जाता है, शुरुआत इन्होंने किया था। तो देखिए, इस आंदोलन को जानने से पहले आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों था, पहले तो उसका नाम क्या था, प्लस में ये आंदोलन आखिर इसके होने के पीछे की वजह क्या थी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए, वो क्या था रीजन, वो था आपका बंगाल पार्टीशन, यानी कि बंगाल का विभाजन, है ना। बंगाल का विभाजन जो कि कब हुआ था, 1905 यानी कि 1905 में हुआ था। देखिए, इसका डिक्लेरेशन यानी कि इसकी जो घोषणा थी वो तो 10 जुलाई 1905 को हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, ये एप्लीकेबल हो गया था, लागू कर दिया गया था। और उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ओके, अब देखिए, बंगाल विभाजन के होने के पीछे की वजह क्या थी, तो ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो उन्होंने अपना रीजन दिया था, वो ऑफिशियल रीजन क्या दिया था कि वहां पे जो बंगाल का प्रोविंस था वो काफी बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी वो काफी बड़ा था। तो इसलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने में वहां पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को बर्डन आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसलिए जो है वो क्या कर रहे थे, बंगाल का विभाजन कर रहे थे। और उन्होंने क्या ऑफिशियल रीजन दिया कि फेमाइन यानी कि जो भी सूखा आ रहा था, है ना, जो वहां पे सूखा पड़ रहा था, प्लस में डिफेंस यानी कि वहां पे रक्षा करने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो बंगाल प्रोविंस है वो क्या है, बंगाल प्रोविंस जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्लस में यहाँ पे पॉपुलेशन भी है वो बहुत ज्यादा रिच है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। इसलिए उन्हें क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का दिया और फेमाइन और डिफेंस, है ना, और बहुत सारे ऑफिशियल रीजन और भी इन्होंने दिए कि हमें इसलिए क्या करना है, बंगाल का विभाजन करना है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या था, है ना, वास्तविक तौर पे आखिर मुख्य कारण क्या था बंगाल को विभाजित करने का, वो था वीकेंड द नेशनल मूवमेंट। यानी कि देखिए, उस समय तक क्या हो रहा था कि राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन अब शुरू हो रहे थे, जगह जगह पे लोग इस चीज की शुरुआत कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों के मन में ये भय आ रहा था कि अब ये लोग बहुत ज्यादा विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो उस राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में इन्होंने क्या किया, मतलब सोचा कि हम क्या करते हैं, इसको कमजोर कर देते हैं विभाजित करके। अगर लोग अलग अलग हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम्स को हम ज्यादातर करके अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा, इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये नीति अपनाई उन्होंने इसलिए विभाजित करने की। दूसरी, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो। कि हिंदू और मुस्लिम्स को अगर हम अलग अलग बांट देंगे, ओके, हिंदू और मुस्लिम्स को हम अगर अलग अलग बांट देंगे तो क्या होगा, हमें रूल करने में आसानी हो जाएगी। और देखिए, डिवाइड एंड रूल जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की एक किताब है, जिस किताब का नाम है क्या, इंडियन मुसलमान। क्या है, इंडियन मुसलमान। उसी में ये इन्होंने लिखा है कि अगर अंग्रेजों को भारत के ऊपर राज करना है, रूल करना है, तो क्या करना होगा, उन्हें हिंदू और मुस्लिम्स को क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा, बांटना पड़ेगा। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति इसी चीज में लिखी हुई है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की किताब है, क्या है, इंडियन मुसलमान। ये अगर आपसे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की कौन सी बुक है, इंडियन मुसलमान, और उसमें ये बातें कही गई है। ओके, तो देखिए, ये उन्होंने एक्चुअल रीजन दिया कि, मतलब एक्चुअल रीजन इनका ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कर दें, हम कमजोर कर दें डिवाइड करके, और फूट डालो और राज करेंगे, तभी क्या होगा, बंगाल का विभाजन हो पाएगा और तभी हम यहाँ पे शासन कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखना साल, प्लस में डिक्लेरेशन नहीं पूछेगा, घोषणा, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। उस समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। ओके, बाकी ये सब बस कहानी है जो कि आपको याद रखना है। और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की किताब इंडियन मुसलमान। डन। चलिए, अब देखिए, आफ्टर पार्टीशन आप देख सकते हो, ये पूरा बंगाल का मैप है।
अब जब विभाजित हो गया था तो देखिए ये है आपका ईस्टर्न बंगाल और ये है आपका वेस्टर्न बंगाल। ओके, तो देखिए जो ईस्टर्न बंगाल है उसमें असम और त्रिपुरा वाला भी क्षेत्र था, है ना, असम और त्रिपुरा वाला भी क्षेत्र था। और वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसमें और कौन कौन था, इसमें बिहार, उड़ीसा, है ना, बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र था, जिसमें वेस्ट बंगाल बन गया और ईस्टर्न बंगाल। अब इनकी राजधानी, लैंग्वेजेस, राजधानी भी ये क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए अगर न्यू प्रोविंस बनता है पार्टीशन के बाद, यानी कि विभाजन के बाद, तो कौन कौन सा बन गया, वेस्टर्न प्रोविंस एंड ईस्टर्न प्रोविंस, है ना, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। अब देखिए ये जो वेस्टर्न प्रोविंस है उसमें कौन कौन सा था, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसका कैपिटल क्या रखा उन्होंने, कैलकाटा को रखा। यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी, यानी कि हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। और यहाँ पर मेजोरिटी में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, हिंदी एंड उड़िया। उड़ीसा में आपको पता ही है उड़िया भी बोला जाता है, और बिहार बंगाल में तो हिंदी होता ही है बंगाली के अलावा। तो मेजोरिटी में यहाँ पर क्योंकि हिंदू क्षेत्र में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा हो गई थी, इसलिए यहाँ पर हिंदू और उड़िया बोलने वाले लोग ज्यादा थे। वहीं अगर हम ईस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र मिलकर बनाया गया था, ईस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। ओके, और यहाँ पे कैपिटल कौन सा था, यहाँ पे जो कैपिटल था वो था, इसको ढाका कर दिया गया था। और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा थी और यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी ज्यादा थे। ओके, देखिए दोनों जगह पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिंदू मेजोरिटी है वेस्टर्न प्रोविंस में, तो ऐसा नहीं था कि मुसलमान नहीं थे, यहाँ पे माइनॉरिटी में मुस्लिम्स थे। और वहीं अगर ईस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे एंड हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो यही तो उनका डिवाइड एंड रूल का था कि दोनों को क्या कर दिया, हम अलग अलग कर दिए ताकि इनके बीच में फूट हो जाए और हम क्या करें, इजिली शासन कर पाए। ओके, ये देख लिया आपने इनका विभाजन। अब देखिए इसी के वजह से क्या होता है, बंगाल का विभाजन हमने देख लिया, 10 जुलाई 1905 को इन्होंने घोषणा कर दिया। तो उसी के विरोध में क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को, ओके 7 अगस्त 1905 को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को भी आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट को, स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने प्रारंभ किया। कहां से, कलकत्ता, टाउन हॉल कलकत्ता से। ओके, और देखिए हमने ये बात की थी अभी कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था, पार्टीशन इफेक्ट में आ गया था, लागू कर दिया गया था। इसलिए पूरे देश में शोक दिवस मनाया जा रहा था, है ना, पूरे देश में शोक दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो आप सब जानते ही हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, ये जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के आदमी है। इन्होंने बोला कि हम शोक क्यों मनाएं, हम क्यों शोक मनाएं, क्यों ना हम क्या करें, हम पूरे देश में मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाएं, फ्रेंडशिप डे मनाएं। ओके, फ्रेंडशिप डे मनाएं और क्या मनाएं, जन एकता दिवस। ओके, जन एकता दिवस को हम मनाएं। ओके, यानी कि पूरे देश में हम एकता दिवस को मनाएं सब लोग मिलके। और क्या मनाएं, राखी दिवस, राखी दिवस मनाएं। ओके, ये किसने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि हम शोक मनाने से क्या फायदा, क्यों ना हम इसे मैत्री दिवस मनाएं, जन एकता दिवस और राखी दिवस, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों मिलकर क्या करें, एक दूसरे को राखी बांधे, एक दूसरे से गले मिले, मित्रता दिवस मनाएं। और इससे क्या होगा, हमारी एकता किसको दिखेगी, ब्रिटिशर्स को। क्यों हम उन्हें अपने सामने कमजोर दिखाएं कि हम कमजोर हैं। तो हम मैत्री दिवस, जन एकता दिवस और राखी दिवस मना के क्या करते हैं, इस चीज का शोक नहीं मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और उनको दिखाते हैं कि हमारे बीच क्या है, बहुत एकता है। और देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट था वो क्या करना, मतलब मेनली वो बाइकआउट करना था, किन चीजों का, फॉरेन गुड्स का, जितने भी विदेशी सामान थी उनका हमें बाइकआउट करना था। उनके बनाए गए क्लोथ्स, सॉल्ट, शुगर, जो भी उन्होंने यहाँ पे कॉलेजेस, जितने भी ऑफिसेस थी, जो भी वहां पे जॉब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल कॉलेज, उन सबका क्या करना था, यहाँ पे बाइकआउट करना था, बहिष्कार करना था। तो स्वदेशी मूवमेंट में यही था कि स्वदेशी खरीदो, मतलब हमें अपने अब हम क्या करेंगे, खुद का सामान बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। जैसे अभी भी आप जानते हो ना, मेड इन इंडिया, अभी भी हमारा क्या चल रहा है, मेड इन इंडिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, मेड इन इंडिया पे फोकस करें। ओके, तो यही चीज था उस समय भी कि हमें अपने स्वदेशी चीजों को बनाना है, उसको खरीदना है और क्या करना है, ब्रिटिश सामान का क्या करना है, बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर अगर हम अपना सामान होगा तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी, राष्ट्रवाद की भावना भी जगेगी, लोग अपने देश के सामान से ज्यादा सेंटिमेंट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तभी हमें आसानी होगी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में। डन।
तो आपने ये सारी चीजें देख ली। अब देखिए कि देखिए स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से लीडर्स थे जो कि बहुत ही एक्टिव थे। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लीडर्स थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक पता ही इनका नाम आपको, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को लोकमान्य की उपाधि मिली हुई है। तो ये पुणे और बॉम्बे वाले क्षेत्र में क्या कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। वहीं अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास वाले क्षेत्र में क्या कर रहे थे, ये वहां पे लीड कर रहे थे। और इन्हीं के साथ और कौन थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था कि लाल बाल पाल, आपको पता ही है, लाल लाला लाजपत राय को बोला जाता है, बाल बाल गंगाधर तिलक को, और पाल बिपिन चंद्र पाल को, है ना। तो ये इन्हीं तीनों नेताओं ने क्या करी थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के थे, आपको पता ही है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को फैलाने के लिए। और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की क्या की, शुरुआत करी थी लाल बाल पाल ने। बाकी मॉडरेट लीडर भी कर रहे थे, लेकिन जो लाल बाल पाल थे उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, देख लिया आपने। अब चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारी चीजें मैंने बंगाल पार्टीशन प्लस में स्वदेशी मूवमेंट सब कुछ आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाल बाल पाल द्वारा यही क्या था, मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट। अब चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं कि जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड मैं यहीं पे आपको मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे है ना स्वदेशी मूवमेंट। देखिए स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका सबसे पहला, या एक सेकेंड, यहाँ पे भी जगह नहीं है, मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ। ओके, देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट है इसका सबसे पहला जो विचार था वो कहां से आया था, तो देखिए कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, इनकी एक मैगजीन है, उस मैगजीन का नाम है संजीवनी, संजीवनी। इन्हीं के बुक में ये जो आपका स्वदेशी वर्ड है ना, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, इसका फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, यूज हुआ था। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कुमार मित्र के मैगजीन संजीवनी में क्या है, स्वदेशी मूवमेंट का पहला बार क्या हुआ, यूज किया गया है। और देख लो आप, देखिए स्वदेशी मूवमेंट तो सारे देश में फैलाया जा रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पे जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको वंदे मातरम, वंदे मातरम नाम से जाना जा रहा था, है ना। वंदे मातरम नाम से किसको जाना जा रहा था, स्वदेशी मूवमेंट को। ओके, स्वदेशी मूवमेंट को। ओके, डन। चलिए और आप जान लो, ये जो आपका आपने सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो क्या लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ये जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, और ये इसको बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था एज अ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। अभी का जो आप बांग्लादेश देखते हो ना, हमारे भारत के पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, उनके द्वारा ये जो आमार सोनार बांग्ला है उसको क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और देखिए मैंने आप सबको सूरत अधिवेशन बताया था, सूरत सेशन, जिसमें क्या होता है, सूरत सेशन कब होता है, 1907 में। आपको याद होगा रास बिहारी बोस थे, सॉरी रास बिहारी घोष थे, वहां पे प्रेसिडेंट। आईएनसी सेशन जो होता है सूरत वाला सेशन, कहाँ पे, सूरत में 1907 में। और यहाँ पे मैंने बताया था कि किसका विभाजन हो जाता है, यहाँ पे पार्टीशन हो जाता है मॉडरेट्स का और इसका एक्सट्रीमिस्ट का। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये भी एक रीजन था, है ना। रीजन क्या था वहां पे, स्वदेशी मूवमेंट ही था। ये भी एक वजह था जिससे क्या होता है, इनका पार्टीशन होता है, इन लोग के विचारों में क्या होती है, मतभेद आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सबको बता दिया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम को स्वदेशी, आप सब एक बार इसको रीड कर लेना। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मे बी आ जाए। डन।
चलिए, और क्वेश्चन का आंसर हमने देख ही लिया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया गेव इम्प्यूटस टू कॉटन प्रोडक्शन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया? देखिए, अभी हम कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं? स्वदेशी मूवमेंट की। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट में हमने देखा क्या हो रहा था, बायकट किया जा रहा था। बायकट किस चीज का? सारे फॉरेन गुड्स का, जितने भी विदेशी सामाने थे उन सबका क्या किया जा रहा था? बहिष्कार किया जा रहा था। और ये कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का की शुरुआत हो गई थी। और देखिए, इससे क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन से हम क्या बनेंगे? सेल्फ रिलायंट, है ना, सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर बनेंगे हम। जितने भी ब्रिटिश के उत्पाद हैं उन सबका हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, और देसी चीजों को हम क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे। तो देखिए, बायकट करना है हमें किस चीज का? फॉरेन गुड्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बायकट करना है किस चीज का? फॉरेन गुड्स का। ओके, और हमें क्या करना है जिससे, जो कि डायरेक्टली क्या करेगा? इंपैक्ट डालेगा कॉटन इंडस्ट्री पे, यानी कि हमारे भारत देश में जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री होगी उसको क्या मिलेगा? इंकरेजमेंट मिलेगा। और हम किस चीज पे फोकस करेंगे? हम भारत में जो कॉटन का प्रोडक्शन क्या कर देंगे? बहुत ज्यादा करेंगे, तभी तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहां से क्या करेंगे? कॉटन के क्लोथ्स वगैरह हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और क्या करेंगे? सेल्फ रिलायंस का प्रमोशन करेंगे, यानी कि आत्मनिर्भर। ओके, इस चीज का हम प्रमोशन करेंगे। कैसे करेंगे? यही, जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री है, जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा, कॉटन का प्रोडक्शन होगा, इन सबको प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करके हम फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करेंगे और अपने इंडियन मेड गुड्स को इनकरेज करेंगे। और इससे क्या होगा? हमारी आर्थिक स्वतंत्रता हमारे देश को मिलेगी। ओके, और हमारा क्या होगा? रिवाइवल होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का, है ना, रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारी देसी इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनका पुनरुद्धार होगा। और इस तरीके से हम नए नए कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, फैक्ट्रीज जितने सारे होंगे इन सबको हम क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे, और यहाँ पे कॉटन के प्रोडक्शन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और क्या होगा? और देखिए, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, जितने भी मतलब अगर हम इंडियन मेड गुड्स का क्या करते हैं, जो भी इंडियन मेड गुड्स हैं अगर हम बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा? लोग के अंदर, लोग जो है वो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आएगा, एक प्राइड आएगा अपने देसी सामान का, अपने देसी जो भी प्रोडक्शन होगा उससे हम, उसके सेंटीमेंट से हम क्या करेंगे? जुड़ेंगे कि अरे हमारे भारत में, हमारे भारत देश का बना हुआ सामान है। तो इससे क्या होगा? जितने भी कॉटन कल्टीवेशन यानी कि कॉटन की खेती होगी, जितने भी कॉटन कल्टीवेशन होगा उसको बढ़ावा मिलेगा, कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ावा मिलेगा, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी क्या होगा? बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा यही था कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली कि स्वदेशी मूवमेंट के समय ही क्या हुआ था, इन सारी चीजों का, कि फॉरेन गुड्स को बहिष्कार करना है, बायकट कर देना है ना, बायकट कर देना है, और क्या करना है? हमें आत्मनिर्भर बनना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का क्या करना है? रिवाइवल करना है, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स है उनको भी बढ़ावा देना है, ताकि जितने भी इंडियन मेड गुड्स हैं उन सबका प्रोडक्शन बढ़े, कॉटन का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो? प्रोडक्शन, उसकी कल्टीवेशन मतलब उसकी खेती की जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि क्या हो? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मील्स, इन सबका एस्टेब्लिशमेंट हो सके। कहाँ पे? भारत के अंदर में। तो कौन सा आंदोलन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्वदेशी मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइंड हैविंग कलर्स। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित रंगों वाला एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। देखिए, उस समय भी एक तिरंगा झंडा जो है वो डिजाइन किया गया था। तो हम देखते हैं कि वो उसके बारे में, तो देखिए वहां पे जो नेशनल मतलब जो भी नेशनल मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, उस समय जो लीडर्स थे, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था। उस समय इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर क्या करें, हम आइकन्स और सिंबल्स, इसका भी हम क्या करें? इंट्रोडक्शन करें। मतलब जितने भी मूवमेंट्स है उसके थ्रू जो लोगों को हम एकजुट करें, है ना, यूनिफाई करें, एकजुट करें, उसके लिए हम क्या करें? यूनिफाइंग करें। किसको? यूनिफाइंग द पीपल, है ना, लोगों को एकजुट करने के लिए हम आइकन्स एंड सिंबल्स का क्या करेंगे? यूज करेंगे, ताकि लोगों के अंदर एकता बढ़े, लोग इस चीज से क्या करें? कनेक्ट हो।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्लैग डिजाइन किया। और उस फ्लैग में 3 कलर्स थे, 3 कलर्स थे। वो कौन कौन से कलर्स थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये 3 कलर थे। आज का फ्लैग हमारा आपको सबको पता है, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन है, जिसमें बीच में क्या है, अशोक चक्र भी है। और क्या इन्होंने किया था फ्लैग के साथ? देखिए, इसमें जो है वो 8 लोटस भी था, 8 लोटस भी था, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? उस समय जो है वो 8 ब्रिटिश, उस समय के जो प्रोविंस थे, 8 ब्रिटिश प्रोविंस इन इंडिया, उसको ये क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसमें क्या था, उसमें जो है वो क्रेसेंट मून भी था। ओके, क्रेसेंट मून भी उसका भी सिंबल था, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? हिंदू प्लस में मुस्लिम्स, इन दोनों को क्या कर रहा था, शो कर रहा था, है ना, हिंदू और मुस्लिम्स को। तो देख लिया कि क्या था, आइकन्स एंड सिंबल्स का यूज किया जा रहा था ताकि लोगों के बीच में क्या हो, एकता बढ़े। ओके, और देखिए इसीलिए फ्लैग को डिजाइन किया गया था, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का था। उस समय 8 जो है वो उसमें लोटस भी था, ये कलर है आपके, और जो कि क्या दिखा रहा था, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया है उसके 8 प्रोविंस को वो दिखा रहा था। और उसमें क्रेसेंट मून भी था, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को दिखाता था, दर्शाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट अ मॉडरेट, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच टू कॉलोनियल रूल थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदार, कार्मिक, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की? तो देखिए कौन थे वो जिन्होंने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से क्या किया था, जो औपनिवेशिक शासन है उसके प्रति इन्होंने क्या किया था, उदार, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो देखिए आप सबको पता है, अभी मैंने आप सबको बताया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से कौन थे, वो थे लाल बाल पाल। मद्रास वाले रीजन भी आपने देखा कि सीतम्बरम पिल्लई क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को। इसी तरीके से अगर हम मॉडरेट लीडर की बात करें तो वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, मॉडरेट्स की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर क्या डाला था, प्रेशर डाला था कि क्या करो, बंगाल का विभाजन न हो, बंगाल को विभाजन का क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन, बंगाल पार्टीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, बंगाल पार्टीशन का इम्प्लीमेंटेशन है, उसको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, आगे चल के हो ही जाता है। और देखिए ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, ये आपका करीबन 1905 में तो शुरुआत हुई थी, 7 अगस्त 1905, ये 1907 तक इसको क्या हुआ था, ये चला था। और जो मिडिल क्लास लोग थे उनसे क्या की जा रही थी, इसको और ज्यादा पूरे देश में फैलाने के लिए अपील की जा रही थी। किन वर्गों के लोगों के में, मिडिल क्लास, है ना, क्योंकि ज्यादा तो मिडिल क्लास ही है, इसीलिए। ओके, तो किसने किया था ये आपका ग्रेजुअल, मॉडरेट एंड परसुएसिव अप्रोच स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू? तो वो थे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको पता ही है कि ये क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु किसके, महात्मा गांधी के, किसके, महात्मा गांधी के, ये सबको पता है। इन्होंने थ्योरी भी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी। ओके, तो ये भी पूछ ही लिया जाता है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है आप सबसे प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उन सारे लेक्चर्स को जरूर देखना। चलिए, तो हमने आंसर देख लिया, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following did not advocates militant opposition to colonial rule through the स्वदेशी मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उग्र विरोध की वकालत नहीं की? तो अभी अभी हमने देख लिया, सेम क्वेश्चन है, बस देखिए पूछने का तरीका बस अलग है। इसमें है कि मॉडरेट, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच किसने रखा, और देखिए इसी को किस तरीके से पूछ लिया है कि मिलिटेंट अपोजिशन जो है उस चीज को उन्होंने क्या किया, एडवोकेट नहीं किया, यानी कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उग्र विरोध उन्होंने उसकी वकालत नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। आप सबको पता है कि ये मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे, आईएमसी के। ओके, चलिए, तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, जो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस दौरान शुरू हुआ था? तो आप सबको पता ही है, मैंने आप सबको बताया कि किस वजह से शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था, उसी के विरोध में जो है ये शुरू हुआ था। क्यों हुआ था, बंगाल का विभाजन था, बंगाल पार्टीशन की वजह से ही तो ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और ये कहां से शुरू हुआ था, टाउन हॉल
टाउन हॉल कलकत्ता से, ये भी मैंने आप सबको बता दिया था। डेट आप सबको याद होना चाहिए, 7 अगस्त 1905। ओके, और इसमें क्या हो रहा था, इसमें विरोध किया जा रहा था, बायकट किया जा रहा था, वो तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, मतलब इसी की वजह से स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। बंगाल पार्टीशन ही तो वजह था स्वदेशी मूवमेंट का। और स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ तो उसमें क्या किया जा रहा था, बायकट किया जा रहा था फॉरेन गुड्स का, और इनकरेज किया जा रहा था कि हमारे देशी जो है सामान मेड इन, मतलब जो भी हम यहाँ पे स्वदेश अपने देश में बनाए, निर्माण करें, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करें, इन सबको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था। ओके, तो देखिए यही है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, यही था ना कि बंगाल पार्टीशन के खिलाफ ही तो ये चीज स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और बाकी सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया आप सबसे बहुत बड़ी, तो आई होप कि आपको एकदम याद ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, What was considered as a symbol of human society that would not glorify machines and technology during the Indian national movement? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मानव समाज का एक ऐसा कौन सा प्रतीक माना गया है जो मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमांडन नहीं करता था? तो देखिए सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वो कौन सा था, तो देखिए आप सबको पता है चरखा। क्या है? चरखा। आप सबको पता है कि इसको गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। गांधी जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। और देखिए गांधी जी क्या कहते थे कि इसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, जो चरखा है इससे हमारे अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता आएगी। कैसी आएगी, जो भी महिलाएं हैं, जो भी विमेन हैं, जो घर में बैठी होती हैं, मान लो कर काम भी होता है तो 6 महीने काम होता है, 6 मंथ वो काम करती है, 6 मंथ खाली बैठती हैं, तो क्या होगा, इससे वो आत्मनिर्भर बनेंगी। यानी कि जो चरखा है उसमें क्या होता है, उसमें कॉटन को ही डाल के तो उसका सूत को काटते हैं ना, बनाते हैं, आपने देखा होगा धागा नुमा। तो वुमेन इससे क्या होगी, एम्प्लॉयड होंगी, तो आत्मनिर्भर बनेंगी, खाली नहीं बैठी रहेंगी, काम करेंगी, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगा। आर्थिक तौर से हमारा जो देश है वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। और महिलाएं अगर स्वतंत्र फील करेंगी, अगर आर्थिक तौर से वो क्या होंगी, खुद पे आत्मनिर्भर बनेंगी, तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी, तो चरखा की मदद से वुमेन जो है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया था और एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था। ये जो चरखा था ये क्या बना था, एक इंस्ट्रूमेंट था इस चीज का, इकोनॉमिक फ्रीडम का, इकोनॉमिक फ्रीडम का। ओके, तो इसलिए क्या है, सिंबल है, ये क्या है, सिंबल है ह्यूमन सोसाइटी का, जो कि जो मशीन्स है और टेक्नोलॉजी है उसको ग्लोरीफाई नहीं करता है। इस दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, चरखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाल गंगाधर तिलक along with Sir Ratanji Tata opened the outlets of Swadeshi goods in 1905. What was the name of that outlet? बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली। उन दुकानों का नाम क्या था? तो देखिए आप सबको पता है, मैंने बहुत बारी आप सबको पिछले सारे क्वेश्चंस में लगभग मैंने डिस्कस कर दिया कि स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो शुरुआत हुई तो उसमें क्या किया गया था, बायकॉट ही किया जा रहा था फॉरेन गुड्स का। तो उसमें क्या हो रहा था, कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा उस पर इम्फेसाइज किया जा रहा था, प्लस में मिल्स इंडस्ट्री, जितने भी टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्रीज है उसको स्टेब्लिश किया जा रहा था। और उसी में एक जो है वो क्या क्या स्टार्ट किया गया, बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर कंपनी लिमिटेड, इसको क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया था। किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और रतन टाटा के द्वारा। ओके, और ये कब किया गया था, 11 दिसंबर 1905 को। 1905 को आप सबको पता है 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। और इसी के मतलब इसी के तहत जो है इन सारी चीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। और क्या था, ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी। ओके, और इसको ओपन किसके द्वारा किया गया, बाल गंगाधर तिलक एंड सर रतन जी, बाल गंगाधर तिलक एंड सर रतन जी टाटा के द्वारा। डन। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही जो है वो 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली थी और उस दुकान का नाम क्या था, बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स कंपनी लिमिटेड, जो कि 11 दिसंबर 1905 में खुला और नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। In which of the following years did the Muslim League pass a resolution demanding a measure of autonomy for the Muslim majority areas? निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की
स्वायत्तता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्वदेशी मूवमेंट से जितने क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिए। अब हमारा जो है वो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम ने क्या किया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए क्या की स्वायत्तता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए ये चीज जो है वो कब हुई थी वो हम पहले जान लेते हैं। तो उस समय जो है वो क्या हुआ था, 23 मार्च 1940 को, आप देख लो 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, मुस्लिम लीग पार्टी है मुस्लिम्स की, जिसके बारे में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो वो डिस्कस करेंगे ही डिटेल में। उन्होंने क्या किया था, पास किया था रिजोल्यूशन, है ना, रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव को पारित किया था। और इसमें उन्होंने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, उसमें प्रस्ताव पारित किया और मुस्लिम के हितों के लिए, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स, उन्होंने क्या सोचा कि मुस्लिम्स के हितों की रक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र चाहिए। मतलब जो भी एरियाज हैं जिसमें कि क्या है मुस्लिम्स ज्यादा हैं, वो उस क्षेत्र की उन्होंने मांग की ताकि वहां पे क्या कर सके, हम रूल करें, यानी कि मुस्लिम्स ही वहां पे रहें और मुस्लिम्स ही वहां पे क्या हो, लीडर हो, हमारा वहां पे क्या हो, शासन हो। ओके, हमारी ही वहां पे क्या हो, ऑटोनॉमी हो, जहां पे क्या है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वहीं पे। ओके, ये किसने किया, ये मुस्लिम लीग में 23 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव पारित हुआ। और देखिए इसका जो लोकेशन था वो था लाहौर पाकिस्तान में। कहा था, लाहौर पाकिस्तान में। ओके, और देखिए इसमें मतलब मुस्लिम लीग का ही मीटिंग चल रहा था, उसी मतलब मीटिंग्स होता था, वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में। और देखिए उसमें यही बात की गई थी कि हमें हमें जो है वो सेपरेट, हमें क्या चाहिए, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, अलग, स्वतंत्र एक स्टेट चाहिए जहां पे क्या हो, मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में हो, मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में हो, और वहां पे हम क्या करें, अपना शासन चलाएं। ये बात कब की गई थी, 23 मार्च 1940 को। तो क्वेश्चन हमारा यही है, किस वर्ष ये चीज मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो क्या था, 23 मार्च 1940। और यहाँ पे देख रहे हो 1940 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि पाकिस्तान के गठन की मांग का क्या हुआ था, क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था, वो कौन थे। तो देखिए इसको जो जो बंगाल विभाजन तो आप देख ही लिए थे 1905 में। अब देखिए भारत के विभाजन की यहाँ पे बात की जा रही है कि जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो रहा था तो ऑब्वियसली आप अभी जो देख रहे हो भारत कहीं तो विभाजन करके पाकिस्तान अलग हुआ था। तो ये बात जो है वो किसने कही थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को अपोज किया था कि क्या हो, पाकिस्तान का फॉर्मेशन ना हो, यानी कि कोई भी ऐसे स्टेट का फॉर्मेशन ना हो जहाँ पे क्या हो, एक स्टेट में जो है वो हिंदू मेजोरिटी रहे और दूसरे जगह पे कौन रहे, एक जगह पे जो है वो हिंदू मेजोरिटी, मतलब हिंदू का जो है वो डोमिनियन हो और दूसरे जगह पे मुस्लिम्स का क्या हो, डोमिनेंस हो। ये चीज इन चीजों का बहिष्कार किया था, विरोध किया था किन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, कि हम सब क्या हो, एकजुट होकर रहे, एक मतलब मिल के रहे। ओके, तो ये पाकिस्तान के गठन की इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप सबको पता ही है, कुर्ती आंदोलन से हैं ये, कुर्ती आंदोलन, कुर्ती मूवमेंट से हैं। प्लस में इनका नाम एक और जो क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आप सबसे पूछ लिया जाएगा, कुर्ती मूवमेंट से रिलेटेड है ये। बाकी मैंने आप सबको बता दिया कि पाकिस्तान के गठन की मांग का किसने विरोध किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वाज अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान इन 1933। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। देखिए कौन थे वो, तो देखिए वो थे चौधरी रहमत अली, है ना, चौधरी रहमत अली, जो कि एक लॉ स्टूडेंट थे और पंजाबी मुस्लिम थे, लॉ स्टूडेंट थे और पंजाबी मुस्लिम थे, और कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे वो,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त। और देखिए 1933 में उन्होंने क्या किया था, पहली बार पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, पहली बार यूज किया था। और देखिए 1930 में, 1930 में क्या किया था उन्होंने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट भी चलाया था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट भी चलाया था, कहाँ पे, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे था, हेडक्वार्टर भी कैम्ब्रिज में ही था। ओके। और देखिए जो पाकिस्तान वर्ड है, ये आप सबको पता है कि ये इसका तो डिमांड कर ही रहे थे, और ये उन 5 क्षेत्रों को मिला के बनाना चाहते थे जहां पे क्या थे, मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे, वो जो क्षेत्र थे वो थे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। इन सारे क्षेत्र में क्या चाहते थे ये, कि इन सारे क्षेत्र को मिला के क्या बना ले, हम पाकिस्तान का गठन कर ले। और ये टर्म किसके द्वारा यूज किया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान टर्म को पहली बार क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, इस शब्द को यूज किया गया था। और ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए मुस्लिम लीग से रिलेटेड सारी चीजें जान लेते हैं। देखिए मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो है आप सबको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी थी। कैसी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। ये जो है वो कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। कहां पे, ढाका वाले रीजन में। आप सबको पता है कि अभी ढाका कहां पे है, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, उसी का ये कैपिटल है, क्या है, ढाका। ओके। अब देखिए ढाका हो गया। अब किसके द्वारा, है ना, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आगा खां और सलीमुल्लाह खान, है ना, सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह। और भी लोग थे जैसे कि हकीम अजमल खान भी थे, हकीम अजमल खान भी थे, डन। और कौन थे, वाकर उल मुल्क भी थे, वाकर उल मुल्क भी थे। ये सारे इसके एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने ही क्या किया था, रोल प्ले किया था। और देखिए ये हुआ कब था, इसके टेन्योर में, टेन्योर उस समय किसका था, यानी कि वाइसराय कौन थे उस समय, तो मिंटू फर्स्ट थे, मिंटू फर्स्ट। आफ्टर करजन, करजन के बाद मिंटू फर्स्ट ही वाइसराय बने थे, तो इन्हीं का ये टेन्योर था। अब देखिए उस समय थोड़ी सी अब स्टोरी जान लो कि ये जो आगा खां है, आगा खां जो है वो मिंटू फर्स्ट के पास जाते हैं, और जो मिंटू फर्स्ट है उस समय कहाँ पे होते हैं, शिमला वाले रीजन में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो कौन जाता है, आगा खां। और आगा खां जो है वो डिमांड करता है किससे, मिंटू फर्स्ट से, कि आप हमें क्या दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दो, यानी कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, पृथक निर्वाचन हमें चाहिए, और हम आपको बंगाल विभाजन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि मिंटू फर्स्ट पूछता है कि उससे मुझे क्या मिलेगा, तो हम आपको बंगाल विभाजन में मदद करेंगे, हमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दो। और इसी के रिटर्न में आगा खां तो वो मान जाता है, और आगा खां और सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह दोनों मिलकर क्या करते हैं, और भी लोग मिलकर मुस्लिम लीग का गठन करते हैं 1906 में, जो कि आगे चल के ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करती हैं और बंगाल के विभाजन में मदद भी करते हैं। तो इससे रिलेटेड, मुस्लिम लीग से रिलेटेड सारे मेंबर्स हमने देख लिया। साल हमने देखा 30 दिसंबर 1906, मिंटू फर्स्ट उस समय वाइसराय था। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इनका ज्यादा नाम पूछा जाता है, तो ये दोनों नाम आप, बाकी नाम याद रखो ना रखो, ये इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, साल, वाइसराय और मेंबर, है ना, कौन थे, और बाकी जगह तो याद ही है। क्वेश्चन हमारा यही है कि कहाँ पे हुआ था स्थापना इसका, तो ढाका में। कहाँ पे, ढाका वाले जगह पे। और हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर था मुस्लिम लीग का, वो कहाँ था, लखनऊ में था। कहाँ पे था, लखनऊ में था। और इनका जो फर्स्ट सेशन हुआ था, पहली बार, जो आपको याद हुआ कि कांग्रेस का सेशन तो पहली बार कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसी तरीके से इनका जो पहला सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था, कराची में हुआ था 1907 में। ओके, चलिए, तो सारी एडिशनल एक्सपेक्टेड
जितने भी, अगर आपको हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा तो आप वो भी बता दोगे, इनका पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, कराची में, साल भी पूछ लिया जाएगा 1907, तो सारी चीजें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। चलिए, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ढाका। चलिए, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, इजिली आंसर कर लोगे आप, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। 30 दिसंबर 1906 को, यही तो साल था वो, ढाका जगह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1906। यही सब देखिए, कुछ भी पूछ लिया जाएगा इससे रिलेटेड, कहाँ पे, ढाका में, डेट, साल, सब बता दोगे आप। मेंबर आप आगा खान सलीमुल्लाह खान, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, पहला सेशन, सारी चीजें आप ऑलरेडी मैंने बता दी, सब बता दोगे। चलिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष, ये गलती से हो गया प्रिंट, किस वर्ष लाहौर प्रस्ताव अपनाया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द लाहौर रिजोल्यूशन इन द ईयर। ओके, तो देखिए सॉरी, जो ये लाहौर रिजोल्यूशन था, लाहौर रिजोल्यूशन, इसको और क्या कहा जाता था? इसको है और पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड पाकिस्तान रिजोल्यूशन, और क्या कहा जाता था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो लाहौर रिजोल्यूशन को और क्या कहा जाता था? पाकिस्तान रिजोल्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ओके, अब देखिए, ये जो है, इसको लिखा किसने था? रिटन और प्रेजेंट किसने किया था? प्रिपरेशन किसके द्वारा किया गया था? जफरुल्लाह खान के द्वारा। किसके द्वारा? जफरुल्लाह खान के द्वारा। ओके, और इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था? प्रेजेंट जो है वो फजलुल हक के द्वारा, फजलुल हक के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। ओके, और जो कि क्या थे? पीएम थे, पीएम ऑफ बंगाल थे, बंगाल के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इसको आपको पता ही है कि अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा, अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग, और इसी का दूसरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी है। ओके, और देखिए, ये जो था वो 3 दिन का सेशन था, कहां पे? लाहौर वाले जगह पे, क्योंकि देखिए इसका नाम इसीलिए लाहौर रिजोल्यूशन है, तो लाहौर में ये 3 डे का था, 22 से 24 मार्च, और साल जो था वो था 1940 का। 3 दिन का इनका सेशन चला था, 22 से 24 मार्च में, और ये वहीं पे लाहौर रिजोल्यूशन को क्या किया गया था? रिटन, प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेशन, सारा कुछ आपने देख लिया। तो लाहौर प्रस्ताव को कहां, किस वर्ष अपनाया? 22 से 24 मार्च चली थी, और 1940 को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट किसके द्वारा? फजलुल हक, रिटेन एंड प्रिपेयर्ड जफरुल्लाह खान, इसको और क्या कहा जाता है? लाहौर रिजोल्यूशन, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, और साल सबसे इंपॉर्टेंट 1940। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑब्जर्व द प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? तो देखिए, ये जो मुस्लिम लीग की जो काउंसिल थी, है ना, मुस्लिम लीग की जो काउंसिल थी, उन्होंने क्या मनाया? उन्होंने 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को क्या किया? डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को क्या कर दिया? डिक्लेयर किया गया। क्यों किया? क्योंकि उनका डिमांड था, क्या डिमांड था? कि हमें एक क्या चाहिए? सेपरेट होमलैंड चाहिए। ओके, सेपरेट हमें एक होमलैंड चाहिए। इसके लिए फॉर मुस्लिम्स के लिए हमें क्या चाहिए? सेपरेट होमलैंड चाहिए। क्यों चाहिए? आफ्टर द क्या, जब ब्रिटिश जो है वो भारत छोड़ के चले जाएं, ब्रिटिश लेफ्ट कर जाएं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो इन्हें भी क्या चाहिए? उसमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ताकि वहां पे ये भी राज कर सके। और आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक हेट स्पीच दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश में क्या होता है? दंगा भी फैल जाता है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ओके,
तो देखिए बस यहाँ यही पूछा गया है कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है 16 अगस्त 1946 को उसको किसने ऑब्जर्व किया था, किसने मनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया था, मनाया था। ओके, बाकी मुस्लिम लीग के बारे में मैंने सारी बातें आप सबसे डिस्कस कर ली है। ये डेट आप बिल्कुल याद रखना। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो वो क्या था, 16 अगस्त 1946, जिसके द्वारा ये भी ध्यान रखना है आपको, मुस्लिम लीग के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे इंग्लिश में, और हिंदी में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 1943 कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द स्लोगन। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में यह नारा अपनाया गया। कौन सा नारा अपनाया गया था? तो देखिए मुस्लिम लीग का जो था वो कराची में क्या हुआ था, 1943 में कराची अधिवेशन हुआ था, और उसमें कौन सा स्लोगन लिया गया था, डिवाइड एंड क्विट। कौन सा, डिवाइड एंड क्विट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग के जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी डायरेक्ट एक्शन डे भी मैंने आप सबको बता दिया, मुस्लिम लीग कब एस्टेब्लिश हुआ ये भी बता दिया। एक और इंफॉर्मेशन आप देख लो, पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, 23 मार्च 1943 को क्या सेलिब्रेट किया गया था, पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, और यहाँ पर मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में नारा आप सबने देख लिया कि डिवाइड एंड क्विट, यानी कि बांटो और क्या करो, छोड़ो। यानी ये किसको कहा गया था, ऑब्वियसली अंग्रेजों को ही कहा गया था। ये नारा मुस्लिम लीग के द्वारा अपनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब हम अपने लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं, और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सबको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। और आई होप स्टूडेंट्स कि आप सबके एग्जाम भी बहुत अच्छी जा रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कोई भी सजेशन हो, प्रॉब्लम हो, उन सारी चीजों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद।